तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जो कोई भी रेलवे एलपी टेक्नीशियन या अदर्स एग्ज़ाम्स एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस वीडियोज़ में, जैसा कि आप लोग को पता चला कि रेलवे ऑल एग्ज़ाम्स, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो आपके नॉन टेक हो, टेक्निकल हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ, एसआई, जो भी आने वाली, तो उसके लिए जो सामान्य जानकारी है ना, जीके और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, चैप्टर वाइज इस सॉल्व पेपर को हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें अभी तक करंट डेट तक मतलब जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए सारे के चैप्टर वाइज इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ 3900 ऑब्जेक्टिव लगभग हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस को हटा के, है ना, 1996 से लेकर अब तक सारे टीसीएस के ओरिजिनल पेपर्स हैं, इसको ख़त्म करने वाले। इससे आपको क्या क्या एग्ज़ाम कवर होगा, एलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, आने वाले जितने भी एग्जाम्स वो कवर। और इसमें क्या है ना, बहुत अच्छी बात क्या है कि ग्रुप डी के जो नए नए क्वेश्चंस आए थे, लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था 2019, वो भी क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो सारा आपका साइंस और जीके का टेंशन खत्म होने वाला। इसमें देखो 3790 क्वेश्चन, मतलब लगभग 3800 है। तो 3800 है, तो हम लोग का टारगेट क्या, डेली 100 क्वेश्चन करेंगे तो 38 दिन। तो 38 दिन में मैं सोच रहा हूँ इसको 40 डे टारगेट करके ख़त्म करें। 40 दिन में लगातार करने की कोशिश करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगभग खत्म हो जाएगा चैप्टर वाइज। तो इसमें देखो खास क्या, चैप्टर वाइज चलेंगे तो इसमें चैप्टर वाइज चलेंगे तो क्या क्या आपका कवर हो जाने वाला है इसको करवाने से। भारत का इतिहास, हिस्ट्री खत्म, हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत, आधुनिक भारत खत्म। फिर विकास का इतिहास, विश्व का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, अर्थ इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिक, रसायन, जीव, कंप्यूटर हो गया, फिर विज्ञान पर पुरस्कार सम्मान, जितने भी अभी तक एग्जाम पूछे, पुस्तक लेगा, जितने सारे ये चैप्टर वाइज लगभग आपको समझ के देखो, आपको लगभग 22। फिर मिसलेनियस से विविध है, राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय खेलकूद, जितने भी पूछो, इससे आपको पता चलेगा कि पिछले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था और पूछे जाने की संभावना क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से उठ के सीधे आपके आने वाले हैं, तो इससे आपका ये बेनिफिट होने वाला है। तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको इस क्लास की जितना मैं अभी बताऊंगा उसका पीडीएफ आपको हमारे शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल है, सर्च करना, वहाँ पे आप लोग उसका पीडीएफ क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लगभग आज 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गौ माता की तरफ से बोल दिया कि जल्दी स्टार्ट किया जाए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे झेलम नदी, पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है यहाँ पे। आप लोग भी अपने से आंसर करने की कोशिश करना कि कितना बना। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था, बितस्ता का युद्ध हुआ था, है ना, किन शासकों के बीच हुआ था। तो याद रखना आपको, झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। यूनानी सिकंदर जो था, यूनानी आक्रमणकारी था जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते थे। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पे कदम रखा था। कौन, सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पे रखा था। और सिकंदर झेलम नदी के तट पर पहुंचा तो वहां उसका सामना किसे हुआ था, पोरस के साथ हुआ था, जिसे झेलम बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो झेलम नदी किनारे बितस्ता का जो युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर और पोरस के बीच हुआ, ठीक है। और पोरस की सेना विशालकाय हाथी यूनानी सेना के तीव्र को हाथ दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें जीता कौन था, सिकंदर के पक्ष में रहा था, ठीक है, याद रखना है, सिकंदर। अब बात करते हैं, अब आपका क्वेश्चन बता, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को सबसे पहले समझो। कनिष्क का जो चीन के शासक थे, है ना, कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था। किसका, कनिष्क का, है ना, जिसमें कनिष्क विजय रहा, चीन के शासक को हरा दिया कनिष्क। और कनिष्क ने चीन से टीम जाने वाले सिल्क मार्ग के 3 शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था, ठीक है। और ये शाखाएं कौन कौन रास्ते से जाते थे, कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला था, फिर दूसरा क्या था, मर्व से फरात नदी से होकर जाने वाला था, फिर भारत से लाल सागर। तो सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया, कनिष्क। और कनिष्क चीन शासक किसे हराया था, पांचाओ को युद्ध किया था और उन्होंने 3 शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कौन, कनिष्क, ठीक है। कौन कौन याद रखना है, कनिष्क कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला था, फिर मर्व से फरात नदी और फिर भारत से लाल सागर तक। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, तो कुछ याद रखना, फैक्ट भी आपको बताते जा रहा हूँ। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया गया है। तो जादू टोना का अध्ययन आपको किस वेद में किया गया, अर्थवेद में किया गया। किस वेद में, अथर्ववेद में जादू टोना का किया गया है। रोग निवारण तंत्र,
मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम आदि ये सब जितना है ना अथर्ववेद में, किसमें, अथर्ववेद में जादू टोना। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सामवेद में गीत गाते हैं ना, पूजा पाठ में जो गीत गाया था संगीत, तो वो सामवेद का संगीत से है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो हड़प्पा जो है आपका, हड़प्पा भारत में नहीं है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये सही हो जाएगा। हड़प्पा भारत के पाकिस्तान के प्रांत में कहाँ पे है, मांट गोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे से। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के, है ना, मांट गोमरी ज़िले पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने किया, और ये भारत में है। बाकी सब आपका रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन भारत में। तो भारत में कहाँ कहाँ है, तो देखिए कालीबंगन कहाँ है आपका, राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है, और रंगपुर अहमदाबाद में, भादर नदी के किनारे। तो ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है, और रोपड़ पंजाब के किस नदी किनारे है, सतलज नदी के तट पर स्थित है, शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था। अशोक जो था मौर्य वंश का थे, शासक थे, किसने अपनाया था, तो याद बात आना आपको, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना, याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध में क्या दीक्षा प्राप्त की थी उन्होंने, अशोक। ठीक है, चलिए अगला बात का, सारनाथ में किस सम्राट का अशोक है। तो सारनाथ में अशोक, सम्राट अशोक का क्या है, स्तंभ है, जिसमें बने चक्र को भारतीय ध्वज में लिया गया। तो भारतीय ध्वज में जो चक्र बना उसको कहाँ लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखो किस में आया हुआ, रेलवे के एग्जाम्स में सारे आए हुए हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में हम लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है। रोपड़ कहाँ, पंजाब में कहाँ, सतलज नदी के किनारे, अभी पढ़े थे हम लोग। तो देखो क्या होगा, रोपड़ आधुनिक चंडीगढ़ के निकट अवस्थित है। रोपड़ जो है ना आधुनिक चंडीगढ़ के निकट स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। इसका उत्खनन सन 1953 में कौन किया था, Y.D. शर्मा ने किया था। ठीक है, और रोपड़ है आधुनिक नगर किसके नज़दीक है, चंडीगढ़। रोपड़ कहाँ, पंजाब में सतलज नदी के किनारे था, अवस्थित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समावधि के बीच रही है। भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल, तो याद रखना सबसे पहले, अगर वैदिक काल बोले तो वैदिक काल जो है आपका, वैदिक काल ओनली अगर बोले तो वैदिक काल की समावधि आप लिख लेना 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। फिर ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल बोलेगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, है ना, पर याद रखना। और उत्तर वैदिक काल बोलेगा तो 1000 से 6000 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000, ऑप्शन नंबर ये इसमें। ठीक है, ये भी आप लोग तीनों चीज़ को लिख लेना आप लोग कॉपी में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के अनुसार निर्दिष्ट करें। कौन सा यात्री विदेशी यात्रा क्रम में बताना, सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले आपका फायान आया था, फर्स्ट नंबर पे कौन आया था, फायान आया था, याद रखना। उसके बाद हेनसांग आया था, उसके बाद कौन आया था, हेनसांग। उसके बाद थॉमस रो आया था, कौन आया था, थॉमस रो। फायान आया था, हेनसांग आया था, हर्षवर्धन से मिला था, हेनसांग हर्षवर्धन से पूछता है हेनसांग किसे मिला था, हर्षवर्धन। पहला नंबर पे फायान आया था, दूसरे नंबर पे हेनसांग आया, तीसरा नंबर पे थॉमस रो आया था 1616 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 पहले 231 किस ऑप्शन में, 231 ऑप्शन नंबर 3, 9 का 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे, शिव की करते थे, विष्णु की करते थे, सात्विक की करते थे, कबूतर की करते थे। तो कबूतर की पूजा नहीं करते थे, बाकी तीनों की पूजा ये लोग करते थे। कबूतर एकमात्र ऐसा पति था जिसका पूजा करते थे। ठीक है, कौन करता था, लेकिन हड़प्पा वाले नहीं करते थे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसे पूजा नहीं करते थे, कबूतर की पूजा नहीं करते थे। लेकिन ये ध्यान देना है आपको, सिंधु घाटी वाले जो लोग थे वो कबूतर की पूजा करते थे। ठीक है, क्योंकि उत्खनन में ना प्राप्त चला है जो एकमात्र पक्षी उसकी पूजा करते थे।
देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो में, याद है मोहनजोदड़ो एक जगह था जहाँ मृतकों का टीला बोला था। मोहनजोदड़ो में खोजी गई पशुपति मुहर संकेत करती थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं, अवशेष से प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखो। और सील में एक बैठा हुआ चित्र दर्शाया गया था जो संभवतः आपका 3 सिर वाला था, और यह हिंदू भगवान शिव के शुरुआती चित्रण में एक था। तो पशुपति एक सील था जिसमें 3 सिर थे, तो उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग किसे पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है आपको, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा साम्राज्य स्थापित, गुप्त ने कहाँ पे एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया था? ये क्वेश्चन है। तो गुप्त ने आपका कहाँ पे किया था? आपका 3री शताब्दी के उदाहरण के दौरान गुप्त ने मगध की, कहाँ किया था? मगध, है ना। तो याद रखना है मगध में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चलिए ये क्वेश्चन तो आसान है भाई सब। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ आपका बिहार। सारनाथ में अशोक स्तंभ से भारतीय ध्वज में जो चक्र है वो आपका लिया गया। ठीक है, ये ध्यान आपको देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलो आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एकदम। क्या है आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने? मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसे दे? देखो सबसे पहले मिलिंद पन्हा एक बौद्ध ग्रंथ था। मिलिंद पन्हा क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ था जो 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच का है, और यह बौद्ध ऋषि नागसेन और बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर I के बीच होने वाले संवाद को रिकॉर्ड करने का दावा रखता है। किसका दावा रखता है? तो इसका सवालों का जवाब किसने दिया था? तो नागेश्वर ने दिया था। किसने दिया था? नागेश्वर ने। तो मिलिंद पन्हा के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? नागेश्वर ने। और मिलिंद पन्हा क्या एक बौद्ध ग्रंथ है, ये आपको ध्यान देना, ज़्यादा नहीं, यही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म वेद के नाम से किसे जाना था? अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। जादू टोना भी इसी में था ना, ब्रह्म वेद अभी पढ़े थे। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह यज्ञ में ब्राह्मण पुजारी द्वारा सुनाया जाता है, और यह भी क्योंकि इसमें परम सत्य ब्रह्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसे भीष्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? भीष्म वेद के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बीमारियों और उनके उपचार के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान है, भीष्म देव है ना, ब्रह्म वेद के नाम से किसे जाना? अथर्ववेद को जाना जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पद्मापानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? है ना, तो पद्मापाणिनी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? अजंता की गुफाओं में। देखो अजंता की गुफा में लगभग 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है। अजंता गुफा में बौद्ध के भी हैं, जैन का भी है ना, और हिंदू का कैलाश मंदिर जो कि फेमस है। तो यहाँ पे 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है जो लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 तक पुराने, और याद रखना है आपको। ठीक है, तो याद रखना बोधिसत्व पद्मा में कहाँ पे आपका ये है? अजंता की गुफाओं में, और 30 रॉक कट बौद्ध गुफा के स्मारक है यहाँ पर। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य राजा को किसके नंद को हराया था। नंद बहुत ही प्रतापी राजा था, और नंद को चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे नहीं हरा सकता था। इसको हराने में उनका साथ दिया था चाणक्य। कौन? चाणक्य, जिन्हें अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। अर्थशास्त्र लिखा जाता है। चाणक्य को कौटिल्य कहा था, विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो चाणक्य ने दोनों सम्राट चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसार के मुख्य सलाहकार के रूप में किया था। चंद्रगुप्त को किसके? बिंदुसार और उनके बेटे चंद्रगुप्त और उसके बेटे बिंदुसार के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ज़्यादा प्रतिभा के कारण, है ना, उसे नंद को हराने में क्या बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसे, नंद को हराने में बहुत ही सफलता मिली। किसके कारण? चाणक्य के मदद से, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब बात करते हैं यहाँ पे, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो धम्म महामात्र। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और वो महाप्रचार करता था, अपना बेटा और बेटी को भी भेजा था, तो एक पद का सृजन किया था उन्होंने, धम्म महामात्र का, है ना। किसका? धम्म महामात्र। अशोक द्वारा अपने शासनकाल में 14 वर्ष में नियुक्त किया गया था। 14 वर्ष में नियुक्त, शासनकाल के 14वें वर्ष में नियुक्त धम्म महामात्र अधिकारी सीधे तौर पर धम्म के व्यवहारिक कार्य के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, ये याद रखना। वो पहले धम्म की प्रथा पर बल देते हुए, धम्म की प्रथा पर सबसे पहले बल किसने दिया? अशोक ने दिया ना, और इसको बढ़ावा देने का काम भी किया। तो आपका 18 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते 19 क्वेश्चन।
चलिए, चीनी यात्री हेन सांग किसके समकालीन थे? याद रखना है, अभी तो पढ़े थे ना कौन कौन आया था। सबसे पहले आया था आपका फाहियान आया था, फिर हेन सांग आया था, फिर आपका क्या था, थॉमस जो था एक आए थे। ठीक है, चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में था। अभी बताया था हेन सांग चीनी व्यापारी था जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और हर्ष युद्ध की ग्रही शक्ति और बौद्ध धर्म के उनके गहन ज्ञान के लिए उसकी प्रशंसा करने के लिए आया था। याद रखना है ना, हर्षवर्धन के। और उन्होंने अपनी कन्नौज धार्मिक सभा में सम्मानित किया। कौन किया? हर्षवर्धन उनको कन्नौज धार्मिक सभा में सम्मानित किया और उन्होंने प्रयाग विधानसभा में भाग लेने के लिए भी आमंत्रण किया। तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय से क्या किया? उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है हम लोग करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी बंदरगाह? कौन सा ऐसा साम्राज्य था? तो पांडे का कोची में अपना एक नया बंदरगाह था जो कि दक्षिण भारत में है ना। तो पांडे जो थे उनका दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन था, है ना, कुछ हिस्सों पे शासन था। इनका अपना बंदरगाह भी था, है ना। पांडे का कोकोई में अपना पुराना बंदरगाह था। ठीक है, RPFSI में बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी से लेकर के 483 कब? 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब बुद्ध जिसका अर्थ है एक जागृति या एक प्रबुद्ध व्यक्ति, है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। अच्छा, बुद्ध के बारे में बताते हैं। बुद्ध का जन्म नेपाल, जिससे अब पहले लुम्बिनी नेपाल, है ना, नेपाल में हुआ। ठीक है, नेपाल को पहले लुम्बिनी के नाम से जाना था। नेपाल के लुम्बिनी जगह पे हुआ था। ठीक है, बौद्ध के जो पिताजी थे शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, है ना, शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, अब बात करते हैं अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो जेम्स प्रिंसेस ने। अशोक का जो लिपि था, जैसे अशोक के बहुत सारे स्तंभ में लिखे गए थे, किस लिपि में थे? तो उस लिपि को पहली बार पढ़ने में जेम्स प्रिंसेस ने क्या किया? सफल प्राप्त हुआ। तो याद रखना, जेम्स प्रिंसेस क्या था? एशियाटिक सोसाइटी के जनरल ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक रहे। एशियाटिक सोसाइटी के जनरल ऑफ बंगाल के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, ये भी ध्यान है, संपादक थे। वह अशोक ब्राह्मणी लिपि के शिलालेखों को तो और अशोक के किस लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफल था? ब्राह्मणी लिपि को। कौन? जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थे? तो चालुक्यों उत्तरी मैसूर में वातापी या बादामी और आसपास ऐहोल में एक बेस के साथ शुरू हुआ था, जहां से वे उत्तर की ओर चले गए और वटाकट के पूर्व साम्राज्य को नष्ट कर दिया जो नासिक और ऊपरी गोदावरी के आसपास केंद्रित था। याद रखना। और पुलकेशिन बादामी के चालुक्य वंश का पुलकेशिन था जो याद रहे, क्वेश्चन पूछता, पुलकेशिन बादामी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था, है ना। पुलकेशिन कहाँ? बादामी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन था। उसे बादामी या वातापी के अपनी राजधानी बनाया। और किसने? चालुक्य ने बादामी या वातापी, बादामी को या वातापी, और बादामी या वातापी का प्रतापी शासक कौन? पुलकेशिन था, जिसने बादामी को अपना राजधानी बताया, है ना। और चालुक्य का कौन था? पुलकेशिन राजा, वातापी राजा। चालुक्यों की बोलेगा प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन था। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ? बादामी या वातापी स्थापित की। बादामी या वातापी दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। चलिए, अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कृतार्जुनियम लिखा है ना? किरातार्जुनियम लिखा है। किरातार्जुनियम लिखा है, इसको बताना है। तो याद रख, किसने लिखा? भारवी ने लिखा। ये देखो इस इम्पोर्टेंट। भारवी एक संस्कृत कवि थे। भारवी क्या थे? एक संस्कृत कवि थे जो अपने महाकाव्य कृतार्जुनियम के लिए जाने जाते हैं, जो कि महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है ना। महाभारत भारतीय कृतार्जुनियम लिखा है। ठीक है, जो महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, ये भी याद हो गया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ठीक है, याद रखना। चोल वंश का वह पहले सामंत थे। किसके? तो पांडवों को। ये पांड्यों के पहले विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक थे, ये किसके सामंत थे? पहले पांड्यों का सामंत थे। याद रखना। और विजयालय चोल दक्षिण भारत का एक राजा था। विजयालय चोल कहाँ का था? एक दक्षिण भारत का एक राजा था जो पांड्यों का पहले सामंत थे, जिसने शाही चोल साम्राज्य की स्थापना की। शाही चोल साम्राज्य की भी स्थापना किसने की? विजयपाल ने की। ठीक है, उन्होंने संभवतः तंजौर पर कब्जा कर लिया और विजय पल्लव का सामंत था। विजय पल्लव का भी सामंत। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, देखो RPFSI में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। किसने की? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग 735 से 765-56 ईस्वी पूर्व मानकेट के, है ना, मानकेट के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। तो दंती दुर्ग मान्यकेट के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक, याद रखना, कभी कभी पूछ देता कहाँ के, तो मान्यखेट के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, है ना। उनकी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में थी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में स्थित थी, है ना। वो अपने चाचा कृष्ण प्रथम द्वारा सफल हुआ, जिससे अपना राज्य कर्नाटक तक बढ़ा लिया। तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया और इसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक के गुलबर्गा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है ना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने की, है ना। कहाँ? नालंदा में। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में की थी नालंदा में, उस समय शिक्षा के स्तर बहुत गिर रहा था, तो सम्राट धर्मपाल ने नालंदा में कर दी, ठीक है, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ जाए। और इसे कथित रूप से 1193 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, है ना, इसका, और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया? मोहम्मद बख्तियारफुल खिलजी के सेना ने इसे नष्ट कर दिया। अब इस स्थान पे बिहार में भागलपुर जिले में अंतीचक गांव का एक स्थान, अब इस जगह का अंतीचक गांव का एक स्थान, अब तो अवशेष मिलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में मिटा ही दिया गया है लगभग, ठीक है, भागलपुर में। महरौली का लौ स्तंभ निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो महरौली का लौ स्तंभ दिल्ली में है, और ये दिल्ली में। तो महरौली का लौ स्तंभ 16 फीट, है ना, 16 फीट व्यास है, और लंबाई बोला जाए तो लंबाई इसका है आपका 23 फीट 8 इंच, मतलब 7.2 मीटर, 7.2 मीटर क्या ऊंचा, जिसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। किसने किया? महरौली का लौ स्तंभ का स्थापना दिल्ली में है, जिसका स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया। और वर्तमान में जो दिल्ली का जो कुतुब मीनार का परिसर है, वहाँ पे ये खड़ा है, याद रखना, ठीक है। और ये बहुत जंग रोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर अभी भी जंग नहीं लगा हुआ है। सोच सकते हो उस समय का लोहे की क्या क्वालिटी थी, ठीक है, प्योर लोहा, ठीक है। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चेर बंदरगाह मुजरिस किस राज्य में आपका स्थित है? तो केरल में। कहाँ? केरल, याद रखना, कहाँ है आपका? केरल में एक स्थित है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए कामाख्या मंदिर। कहाँ? कामुक रचना के लिए, कामुक रचना के लिए कामाख्या बोल रहे हैं यहाँ पे। खजुराहो मंदिर, कौन सा है? खजुराहो। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का, इसका आंसर सबसे पहले तो ये है ऑप्शन नंबर 1। अब इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। देखो, खजुराहो मंदिर है ना, मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह, हिंदू है और जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसमें चंदेल राजवंश द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर अपनी कामुक कलाओं के लिए जाना जाता है। क्या कामुक कला? वहाँ ऐसा चित्र है ना, मतलब कामुक की कलाओं के लिए जाना जाता है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में, ये यूनेस्को द्वारा भी इस धरोहर में शामिल है। और यूनेस्को का स्थापना क्या? फ्रांस, पेरिस में, ठीक है, मुख्यालय। यूनेस्को की धरोहर में भी ये शामिल है। कहाँ पे? खजुराहो का मध्य प्रदेश, ठीक है, हिंदू और जैन। चलिए, कौन सा राजा बनाया था उसको? चंदेल राजवंश के द्वारा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? निम्नलिखित में से, अच्छा ये क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के निर्माण में वास्तुकला की, वेसर शैली, तो वेसर शैली के निर्माण में ये क्वेश्चन नहीं था ना, एक मिनट। खजुराहो मंदिर 33, हाँ, महाबली, हाँ, निम्नलिखित में, हाँ, चलिए 30 हो गया था, यहाँ पे थे हम लोग। 31 नंबर, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक का सिंह स्तंभ आपका सारनाथ में है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन घुमा के वही पूछ रहा है। अशोक का सारनाथ में जो ध्वज में हमारा चक्र है, वहीं से सारनाथ बिहार से लिया गया। तो देखो, भारत के राज्य चिन्ह में 4 शेर, भारत का जो राज्य चिन्ह उसमें जो 4 सेन है ना, एक दूसरे को पीठ सटाए हुए खड़ी है, मुद्रा में दर्शाया गया है, ठीक है ना, 4 शेर। यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी से रूपांतरण है, याद रखना है, मैं गलत बोल दिया। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी से रूपांतरित है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है आप, ठीक है। 4 शेर है, एक दूसरे को पीठ, तो सारनाथ। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? महाबलीपुरम, तो याद रखना है आपको क्वेश्चन, नरसिंह देव
वर्मन ने किया, महाबलीपुरम सूर्य मंदिर का भी निर्माण किसने किया है? नरसिंहदेव वर्मन ने किया है। देखिए पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम का निर्माण करा था, ठीक है, याद रखना है। और शेर मंदिर पल्लवन राजा नरसिंह देव वर्मन के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था इसी के शासनकाल में, ठीक है, याद रखना है। सूर्य मंदिर भी नरसिंह देव वर्मन के शासनकाल में बनाया गया था, और महाबलीपुरम भी, ठीक है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर। चलिए खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको? तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है ना, वो किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? शंकर। किसको? कंदरिया। तो कंद मूल खाते थे शंकर भगवान, शंकर को। तो खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव है खजुराहो में, जो भगवान शंकर को समर्पित है। इसका निर्माण राजा विद्याधर द्वारा किया गया था, याद रखना है, ठीक है, राजा विद्याधर। तो खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया मंदिर, जो किसके लिए समर्पित है? शंकर भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर की वास्तुकला की शुरुआत की? वेसर शैली, ठीक है। तो वेसर शैली 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, चोल, चालुक्य। तो वेसर शैली की अगर बात करें तो चालुक्य शासकों ने, किसने? चालुक्य शासकों ने वेसर शैली में मंदिर की स्थापना शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखना। अब क्या होता था, जिन्होंने इस शैली मंदिरों का निर्माण किया जो अनिवार्य रूप से नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। तो वेसर शैली किसका मिश्रण है? नागर और द्रविड़ शैली, है ना। दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ शैली और उत्तर भारत के लोग नागर शैली में मंदिर का निर्माण करते थे, और दोनों का मिश्रण, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण को क्या बोलते हैं लोग? वेसर शैली। और इसका किसने शुरुआत किया? चालुक्य शासकों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल, गोपाल, याद से देखें, है ना। तो देखो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, उसने 750 ईस्वी पाल वंश की स्थापना की, ठीक है। उसका उत्तराधिकारी कौन था? धर्मपाल था। क्या था? धर्मपाल ने राज का फिर आगे जाके विस्तार किया, ठीक है, और अपना कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित किया था धर्मपाल ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मलिंदपना पाठ किस धर्म से? अभी पढ़े थे मलिंदपना बौद्ध धर्म से। अब मलिंदपना में सभी जवाब किसने दिया था? नागेश्वर ने दिया था, ये भी याद हो गया आपको, ठीक है। सब क्वेश्चन आए अच्छे क्वेश्चन से। पशुपति की आकृति किस काल से मिली? तो पशुपति क्या कहते हैं? हड़प्पा काल, गुप्त काल, अभी पढ़े। कौन सा होगा? हड़प्पा संस्कृति। किससे होगा आपका? हड़प्पा संस्कृति से मिले। या तो हड़प्पा धर्म में एक पुरुष देवता शिवपति की पूजा बहुत लोकप्रिय है ना, जो कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता के पशुपति की मोहर, मोहनजोदड़ो के हड़प्पा सभ्यता से पशुपति की मंदिर प्राप्त हुआ, ठीक है। और हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्रा की नींव रखी थी? बताइए आप लोग। तो उदयन ने 2 नदी सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्रा स्थल की नींव, किसने? उदयन ने। उदयन जो राजा थे वो सोन और गंगा नदी के संगम जहाँ मिलता है वहाँ पे पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना, जिसका अभी नाम क्या? पटना के नाम से जानते हैं ना। और साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण, है ना, उन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह पाटलिपुत्रा से स्थापित कर दिया। कहाँ कर दिया पर राजधानी को? राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थापना कर दी। तो उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की, और पाटलिपुत्रा सोन गंगा नदी के उद्गम पे स्थित है ना, जहाँ पहले राजधानी राजगीर था पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त। पहला क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना है, ठीक है। तो बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है, याद रखना है। और बृहदत्त देखो क्या होगा, एक ये चीज़ याद रखना, जब सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने हत्या कर दी, और शंगु, तो बृहदत्त की हत्या किसने की थी? सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने हत्या कर दी और शंगु साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य वंश का स्थापना वो ख़त्म कौन किया था? पुष्यमित्र ने, है ना, पुष्यमित्र शंगु ने, और शंगु साम्राज्य का स्थापना की मौर्य वंश के बाद। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो सिकंदर, अभी पढ़े थे, सिकंदर और पोरस की वितस्ता का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, रावी तट के किनारे, ठीक है। अब बात करते हैं सिकंदर और भारत। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 326। कब? 326 ईस्वी, ऐसे आता है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया, और यूनानी आक्रमणकारी था, भारत पर आक्रमण करके वह तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच
स्थित राज्य के शासक पोरस को चुनौती दी, है ना। और सिकंदर एवं पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व झेलम नदी, जिसे अब बितस्ता नदी बोला जाता है, के तट पर बितस्ता का युद्ध लड़ा गया, जिसे हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखना, सिकंदर पोरस के बीच जो युद्ध था हाइडे स्पीसीज का भी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी मतलब डॉक यार्ड थी? किस हड़प्पा स्थल में डॉक यार्ड मतलब जहाँ पे नेवल मतलब कि जहाज़ वगैरह रुकते हैं। तो कहाँ पे? लोथल गुजरात। कहाँ पर जाएगा? पर लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पे डॉक यार्ड था। लोथल में आयताकार बेसिन पाया गया जिसे गोदी कहा जाता है। गोदी क्या है? लोथल जो कि गुजरात में है। अब आयताकार बेसिन है ना, बेसिन है समुद्र के द्वारा बनाया गया जिसे गोदी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और कहाँ पाया गया था? लोथल के गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है ये आपको बताना है। कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो सांप सीढ़ी का सृजन किसने किया था? तो याद रखना, सांप सीढ़ी का इसका संत ज्ञानदेव ने। किसने किया था? ज्ञानदेव ने 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो कुछ संतों का मानना है कि सांप सीढ़ी का ज्ञानदेव ने किया था, है ना। और याद रखना, खेल की उत्पत्ति प्राचीन भारत में मोक्ष पटम नाम से हुई थी। इस खेल का जो हुआ था प्राचीन भारत में मोक्ष पटम के नाम से हुए थे और इसे 1890 के दशक में यूके में लाया गया था। और किसने शुरू किया था? प्रसिद्ध सांप सीढ़ी ज्ञानदेव ने, है ना। सांप सीढ़ी खेलोगे तो बहुत ज्ञान होगा तुमको। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग याद करते हैं। तो हम लोग का अब अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं? तो याद रखना, पंच चिन्हित मतलब पंच मार्क के सिक्के जो भारत में सबसे पुराने सिक्के हैं। पंच चिन्हित या पंचमार्क सिक्के भारत के शुरुआती सिक्कों का एक प्रकार है। सबसे स्टार्टिंग जब सिक्का हुआ था, याद रखना, जो कि 6ठी और 2री शताब्दी के बीच का है पंचमार्क। ठीक है, अब बात करें, ज़्यादातर चांदी से बने। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के के ज़्यादातर चांदी से बने थे। ये सिक्के चिन्हों के प्रतीक थे जिसमें से प्रत्येक को एक अलग अलग पंच के साथ सिक्के पर छपा है। एक पंच के साथ, है ना, सिक्के, तो पंच मार्क के सिक्के, और ज़्यादातर ये चांदी के थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कुषाण वंश में। ठीक है, स्तूप क्या है? स्तूप एक तरह का आवासीय क्षेत्र, खुला सभागृह, प्रार्थना सभागृह। स्तूप क्या है? स्तूप एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ढेर होता है, जिसका शब्द क्या होता है? ढेर होता है ना। और क्या होता है? इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के एक साधारण अर्धवृत्ताकार टीले के रूप में होती है जिसका प्रयोग बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए क्या होता है? बौद्ध, तो सावधान टीला, है ना, अर्धवृत्ताकार टीला होता है और जिसका मतलब ढेर होता है। और यहाँ बौद्ध के जो अवशेष होते हैं ना, जो बुद्ध धर्म का उसके अवशेष के रूप में। ठीक है, तो स्तूप उसे बोलता है। ठीक है, याद रखना, सांची का स्तूप जैसे। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम मतलब 24वें तीर्थंकर बोला जाए तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर थे, 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर बोलेगा तो ये पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ये अंतिम थे जो कि 24वें नंबर के थे। कौन? महावीर थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, 24वें थे। और वर्धमान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कहता है, और जैन धर्म का संस्थापक बोलेगा तो किसको? वर्धमान महावीर को, है ना, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बात करते प्राचीन सांची स्तूप का। सांची स्तूप का मध्य प्रदेश। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला, है ना, अभी पढ़े थे, साधना टीला, याद रखना। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के कहाँ पे? रायसेन जिले में स्थित है। यह मूल रूप से अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित करवाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल रहा। 1989 में यूनेस्को द्वारा ये लिस्टेड किया गया। ये भी आपको ध्यान देना है। चलो देखो अगला क्वेश्चन आया, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल? फाहियान ने चीनी यात्री फाहियान, तो फाहियान चीनी यात्री आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान पहले चीनी तीर्थयात्री थे जिन्होंने आपका फाहियान की यात्रा शुरू की भारत में। उन्होंने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री हेनसांग। और फाहियान के शासनकाल में चंद्रगुप्त आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। तो फाहियान वाला चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान वाला में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला, संगम साहित्य का निर्माण संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ, संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ जो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, तो व्याकरण और काव्य शास्त्र की बातें बताता है। कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर तोलकाप्पियम। कौन है? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का एक उद्धरतम सबसे प्राचीन, तोलकाप्पियम क्या तमिल व्याकरण है, क्या है? तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीन व्याकरण है और तमिल साहित्य का सबसे पुराना लंबा काम भी है ये, ठीक है, याद रखना। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तोलकप्पियार द्वारा लिखा गया था और इसे तमिल साहित्य कृति का सबसे पुराना माना जाता था। तो से तमिल, तो से याद है। और संगम साहित्य का पुराना व्याकरण, तो तमिल का ये व्याकरण भी इसे बोला जाता है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है, तो कौन है आपका? शिल्प शास्त्र, है ना। देखो 4 उपवेद हैं, ये ध्यान देना है। आयुर्वेद उपवेद है जो चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद जो है संगीत और नृत्य से संबंधित है, धनुर्वेद जो है युद्ध से संबंधित है, और शिल्पावेद जो है वास्तुकला से संबंधित है ना। तो शिल्पापट ध्यान विज्ञान शिल्प शास्त्र से संबंधित है। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य से। आयुर्वेद किससे? चिकित्सा से संबंधित। धनुर्वेद युद्ध से, याद रखना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित, जैन धर्म के द्वारा पहली परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी, इसको आपको बताना है। चलिए, आपका ऑप्शन कुशीनगर पाटलिपुत्र। तो पहली जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। कहाँ गए? पहली जैन परिषद पाटलिपुरा में। और बौद्ध का पहला कहाँ किया गया था? राजगीर में बौद्ध। और पहली बोलेगा जैन धर्म का तो पाटलिपुर में आयोजित की था, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। पहली जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, और ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और दूसरी बोलेगा तो वल्लभी में होता है। क्या? वल्लभ। पहली हुआ था पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी में हुआ था, याद रखना। और इसकी अध्यक्षता किसने की? देवर्षि श्रमाश्रमण ने की थी, देवर्षि श्रमाश्रमण। और इसका किसने किया था? स्थूलभद्र ने, देवर्षि श्रमाश्रमण, दूसरी जो जैन परिषद हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? नागार्जुनी गुफाएं जैसे हिल गुफाएं बिहार के जहानाबाद में स्थित है, बिहार के जहानाबाद में स्थित है। हिल गुफाएं के नाम से भी जाने थे। इन गुफाओं को बराबर गुफाओं के तुलना में दशक हैं, जैसे गया का बराबर गुफा उसके दशक में बनाया गया है, ठीक है। और दशरथ मौर्य अशोक के पोते और उत्तराधिकारी प्रत्येक ने आजीविका संप्रदाय के लिए पवित्रता किया था, ठीक है। नागार्जुन की गुफाएं में कुल 3 गुफाएं, गोपी गुफा, वादीथिका गुफा और वापिका गुफा है, ये भी ध्यान आपको देना है। तो कहाँ पे? बिहार में नागार्जुन की गुफाएं। विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा था? अशोक के द्वारा। किसने करवाया था? अशोक। सांची का स्तूप रायसेन के मध्य प्रदेश जिले में है। इसको 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, आपको अभी बताया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? कुशीनगर के उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तीर्थ है जहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, याद रखना है ना। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला? कंदरिया महादेव मंदिर कौन सा है? तो वेसर, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कंदरिया महादेव मंदिर वास्तुकला निम्नलिखित कौन से मंदिर का है? वेसर है, ठीक। अच्छा, वेसर नहीं होगा आपका, ये नागर का। कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपका कौन सा? नागर वास्तुकला शैली का उदाहरण। किसका? नागर वास्तुकला का शैली का उदाहरण। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। खुजराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिर का। खुजराहो मंदिर जो भी है नागर शैली, है ना, वहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर वहीं पे है। एक आपका खुजराहो मंदिर में ही है, उसके परिसर में कंदरिया महादेव मंदिर जो है कि आपका नागर शैली का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, अगला बात कर, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीरर की थी। किसने की थी? आपको बताना है, नक्कीरर ने की थी। किसने की थी? नक्कीरर ने की थी। इसका आंसर क्या है? नक्कीरर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का,
किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्या पर ध्यान देने का अनुरोध किया? तो राजकुमार शुक्ला जी बोले थे कि देखिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण बुलाया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में 1917 में चंपारण बिहार में क्योंकि वहाँ पे 3 कठिया प्रणाली प्रथा अंग्रेजों ने अपनाई कि 20/3 भाग में आपको नील की खेती करना, लेकिन वहाँ के किसान बोलते थे कि नील की खेती से हमारी भूमि की उपज शक्ति कम हो जाती थी। तो राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर गांधी जी चंपारण में पहला अपना सत्याग्रह किए। ठीक है, याद रखना। को 56 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण के लिए बुलाया था। ठीक है, याद रखना है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां हैं, वह कहानियाँ किसे दर्शाती हैं? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफा में बौद्ध कथाओं को चिन्हित करने वाली पेंटिंग, और किसको? बौद्ध कथाओं को। किसको? बौद्ध। अजंता की गुफा में 30 रॉकेट बौद्ध के 30 रॉकेट गुफा है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग याद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? ऋतु समाहारम, रघुवंशम, बताइए जल्दी से आप लोग कौन सा होगा बौद्ध ग्रंथ? अभिधर्म कोश। कौन सा? अभिधर्म। तो आचार्य वसुबंधु ने, याद रखना, अभिसार वसुबंधु सर्वासीवाद सिद्धांत के अनुसार 4वीं या 5वीं शताब्दी में संस्कृत कविता अभिधर्म कोश की रचना की थी, है ना। और ये बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है अभिधर्म कोश, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आता है। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक विशिष्ट, तो विशिष्ट क्या? राम। विशिष्ट कौन थे? हम ऐसे याद रखें, विशिष्ट राम भगवान, तो रामानुजाचार्य, है ना। कौन है विशिष्ट? रामानुजाचार्य। आपको याद रखना 59 का 2 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए बहुत सारा है इसमें, माधवाचार्य, दैतादेव, तो याद रखना विशिष्ट कौन हो गया? रामानुज की दार्शनिक नींव अद्वैतवाद थी। रामानुज अगर बोलेगा तो अद्वैतवाद के थे। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। दैतादेव कौन किसे माना था? माधवाचार्य को दैतादेव, माधवाचार्य को दैतादेव माना था। अद्वैतवाद शंकर को माना जाता है। ठीक है, और विशिष्टवाद हो गया रामानुजाचार्य को माना जाता है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम आपका वर्धमान था। वर्धमान जिला है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वर्धमान महावीर के रूप में जन्मे भगवान महावीर जैन धर्म के अनुसार 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी थे। अभी पढ़े थे उन्होंने ऋजुपालिका नदी, जो कि अभी बराकर नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान का प्राप्ति की। जैसे बौद्ध भगवान है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति किए बोध गया में, उसी तरह महावीर जो है आपका ऋजुपालिका नदी, जो कि बराकर नदी है बंगाल में, उसके नदी के अंदर 1 साल रह के केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति किया था। ठीक है, ये भी ध्यान देना आप। महान साहित्य कृति मृच्छकटिका। मृच्छकटिका के लेखक कौन है? शूद्रक है। मृच्छकटिका है ना, द क्ले कोट, इसे क्या कहा था? द क्ले कोट एक संस्कृत नाटक है जिसे शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, और इसे चारुदत्त नाम से एक युवक का धन दरबारी वसंत सेना के प्रति उसके प्रेम के विषय में उल्लेख है। मृच्छकटिका एक नाटक है जिसे शूद्रक के द्वारा लिखा गया और इसे क्या द क्ले कोट के बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन कौन सा? अमर सिंह था, धन्वंतरी था, घटकपर था, कालिदास था, छनपक था, शंकु था, वरामिहिर था, वररुचि था एवं बेताल भट्ट था। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। कौन था? विशाख दत्त। कौन था आपका? विशाख दत्त बोलता है यहाँ पर। वरामिहिर इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के इंपॉर्टेंट कर वरामिहिर था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में थे वरामिहिर, याद रखना है। अमर सिंह, अमरकोश, अमर सिंह भी। तो चंद्रगुप्त का मेन याद रख। चंद्रगुप्त 9 रत्न में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? धन्वंतरी था जो चिकित्सक था, फिर आपका कालिदास था चंद्रगुप्त मौर्य के, फिर अमर सिंह था, फिर आपका वररुचि था और वरामिहिर था। ठीक है, वरामिहिर उज्जैन के और वरामिहिर जो थे उज्जैन के निवासी थे जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। वरामिहिर जो चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से एक थे और ये उज्जैन के निवासी थे जिन्होंने लगभग 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। पंच सिद्धांत, बृहत सिद्धांत एवं बृहत जातक की रचना की। ये भी आता है वरामिहिर के द्वारा कौन पुस्तक है? पंच सिद्धांत, बृहत जातक और बृहत संहिता की भी रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे? तो ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मणी लिपि में। और अशोक का जो पहले लिपि था ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने की? जोसेफ प्रिंसेस ने पाई थी सफलता। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है।
चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, है ना। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल, चंद्रगुप्त प्रथम, और याद रखना चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था 335 से 380 पूर्व था। चंद्रगुप्त प्रथम का शादी किससे हुआ था, कुमार देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त जो प्रथम था कुमार देवी का पुत्र था और वह मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब उसका चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका जो बागडोर था किसने संभाला था, तो समुद्रगुप्त ने। किसने, समुद्रगुप्त ने संभाला था, याद रखना। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों, देखो उसकी तुलना नेपोलियन से करते थे क्योंकि वह व्यापक सैन्य विजय के कारण, मतलब बहुत तगड़ा सैन्य विजय के कारण व्यापक तरीके से लड़ते थे और किसी भी युद्ध में ये जीत हासिल करते थे। उसके कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे, समुद्रगुप्त का। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरा गुप्त शासक था। ठीक है, उसके दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग स्तंभ प्रसिद्ध के लेखक की रचना की। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म का क्या नाम था, महावीर। 24वें, ये तो महावीर थे, ऋषभदेव अंतिम थे। ऋषभदेव तो पहले थे ना। मुद्रा राक्षस के लेखक किसने है, विशाख दत्त। ये तो सबको पता ही है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा संस्कृत में लिखा गया क्या ऐतिहासिक नाटक है, ये भी याद रखें। विशाख दत्त का ऐतिहासिक नाटक है मुद्रा राक्षस, संस्कृत में लिखा गया। ठीक है ना, याद रखें। यह उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन है, मतलब उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आए उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, आने का एक नाटक है। चलिए बात करते कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, शकुंतला का पुत्र कौन था। तो कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम प्राचीन संस्कृत सर्वश्रेष्ठ नाटक में से एक है। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ संस्कृत का नाटक था। और इसमें आपको बताना है कि शकुंतला का पुत्र कौन था, भरत था। शकुंतला का पुत्र कौन था, भरत था, याद रखना। ठीक है, याद रखो। देखो दुष्यंत और शकुंतला का भरत नाम का एक पुत्र था। दुष्यंत और शकुंतला आपस में पति पत्नी, तो इनका नाम कौन था, भरत था। ठीक है, जो बाद में भारत के सम्राट बना, भारत का सम्राट बना भरत, ये याद रखना। शकुंतला का पुत्र कौन था, भरत, है ना। और शकुंतला का शादी किससे हुआ था, दुष्यंत से हुआ था। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम इस नाटक में इसका वर्णन किया गया जो संस्कृत में लिखा गया, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सरकोटदा किस राज्य में है। पुरातात्विक स्थल सरकोटदा गुजरात के भुज जिले में, गुजरात के कहाँ, भुज जिले में, है ना। एक छोटा सा पुरातत्व स्थल है जो रोपड़ से लगभग, रोपड़ मतलब जो रोपड़ है, रोपड़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज किसने की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाला हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया ना, श्री जगतपति जोशी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सरकोटदा कहाँ, गुजरात का एक जगह है। ठीक है, पंजाब में रोपड़ है, राजस्थान कालीबंगन, यह ध्यान देना है आपको। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रसिद्ध भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे, तो अशोक किसके पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कैसे याद रखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक था। ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, ये तो सब लोग बता रहे, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि। सत्यमेव जयते किसमें, देवनागरी लिपि में। ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। यह उद्धरण कहाँ से ले गया, तो कौन ने, मुंड उपनिषद से लिया, मुंडक उपनिषद से लिया गया था। महाभारत में देखो, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, इसका मतलब प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। याद रखना, यह राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिपि के रूप में है। और कौन सा लिपि, देवनागरी, है ना, देवनागरी। महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता। महाभारत का मूल संस्करण को जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक के नाम से जाना जाता है। महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता। इसमें कितने श्लोक हैं, 8800, है ना, याद रखना है। इसे वेद व्यास, और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास द्वारा रचित है। 24,000, जिसमें कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक है, जिसे भारत कहा गया है ना, 24,000। महावर्षि को ने वेद व्यास के द्वारा इसे रचना किया गया है महाभारत को, है ना। सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत ही। और महाभारत का पुराना नाम, मूल नाम क्या है, जय संहिता। ऑप्शन नंबर 3। देखो धौलावीरा गुजरात के
कच्छ जिले के भरवू तालुक में स्थित एक पुरातत्व धौलावीरा गुजरात में है। कौन है? धौलावीरा भी आपका गुजरात में है। सुरकोटता भी गुजरात में है। कालीबंगन गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान कौली में, गुजरात में सुरकोटता है, धौलावीरा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और गुजरात में लोथल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? किसने किया भाई? देखिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ना, केंद्रीय आपका हो जाएगा ये कौटिल्य। किसने किया? कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? मंत्री था। ठीक है, अर्थशास्त्री था, लेखक था। ठीक है, जो उसके दरबार में रहता था। विनय और सूत पिटक, इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सूत पिटक, है ना, तो गौतम बुद्ध। याद रखना, त्रिपिटक 3 मुख्य श्रेणियों। देखो, बौद्ध धर्म का सबसे मेन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक, जिसमें 3 धर्म ग्रंथों का निर्माण करते हैं ना, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्मक पिटक। ठीक है, याद रखना। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की स्थापना, तो नाम है बोधिसत्व, बौद्ध धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। जैसे जैन धर्म 2 भागों में स्थूल, है ना, जैन धर्म देखो बता रहा, बोधिसत्व तो महायान बौद्ध धर्म का एक आदर्श दर्शन है। किसका? बौद्ध धर्म का, है ना। किसका? बौद्ध धर्म में भी कौन सा? महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का जो चौथा संगति हुआ था परिषद, उसमें बौद्ध धर्म 2 महायान और हीनयान 2 अथियों में बट गया था, संप्रदायों में बट गया। तो बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसके संबंधित है? महायान वाला में से। किससे संबंधित है? महायान। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का, अशोक जो कलिंग युद्ध विजय हुआ था, तो अशोक के किस शिलालेख में किया गया है ना, तो अशोक के 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें नंबर के 13वें शिला अशोक में एक आक्रमण हिंसा आई जो कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। ठीक है, विजय के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही पहले कौन है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य के, मुगल की, दिल्ली सल्तनत, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले कौन आया? पहले आया मौर्य साम्राज्य, फिर दूसरे नंबर पे गुप्त साम्राज्य, तीसरे नंबर पे दिल्ली साम्राज्य, चौथे नंबर पे मुगल आया। चौथे नंबर पे मुगल, पहले मौर्य आया, दूसरे नंबर पे गुप्त आया, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद मुगल आए। कौन है? मुगल आए। याद रखना, तो मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल है 300 से लेकर के 122 ईसा पूर्व। गुप्त का है जो 3री शताब्दी 6ठी शताब्दी के बीच। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और मुगल साम्राज्य 1526 से 1757। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर इसका 177 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, लिख लेना आप लोग। ठीक है, टाइम भी पीरियड भी मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए अगला जो है आपका प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के पतंजलि महाभाष्य के द्वारा लिखा गया। हाँ, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? 78 का हो गया आपका पाणिनि, है ना, याद रखना। और ये संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित? सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है तो आपको बताना। ऑप्शन देखो, सुश्रुत संहिता जो है आपका, सुश्रुत संहिता आपका चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा एवं मेडिकल एंड सर्जरी से संबंधित। सुश्रुत संहिता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन सुश्रुत द्वारा लिखी गई। याद है, सुश्रुत उस समय भी सर्जन हुआ करते थे। ठीक है, शल्य चिकित्सा मेडिकल, तो इसके द्वारा सुश्रुत संहिता उन्हीं के द्वारा लिखी गई। औषधि एवं शल्य चिकित्सा पर लिखी गई ग्रंथ होते। याद रखना भाई, हमारा मेडिकल फील्ड उस समय बहुत आगे था जैसा कि अभी है। ठीक है, सुश्रुत एक खुद सर्जन थे। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो संस्कृत शब्द उपनिषद शब्द उप का मतलब क्या होता है? निकट, और निषद का मतलब बैठना से होता है। तो मतलब बना, उप मतलब निकट बैठाना, और इसका उपनुवाद पास बैठना होता है ना। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के समय शिक्षक के पास बैठने वाले छात्र को संदर्भित करता है। उपनिषद मतलब पास, निषद मतलब बैठना। अगर किसी शिष्य को ज्ञान प्राप्ति करना तो पास बैठे, तो उपनिषद मतलब कि पास बैठना। ठीक है, तो उप का मतलब क्या हो गया? निकट, और निषद का मतलब बैठना।
चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक है, ठीक है। त्रिपिटक तो त्रिपिटक है, तो विनय पिटक हो गया आपका, सूत पिटक और अभिधम पिटक त्रिपिटक के अंदर आता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक तो है ना, एक ही है, यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 81 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, त्रिपिटक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। जितना होगा आज तक इस सेट का जितना क्वेश्चन है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। लगभग 100, जिसमें अगर देखो किसी में 100 नहीं हुआ, 90 95 भी हो रहा ना, तो करेंगे आगे को हम बढ़ा के क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो क्या ऐतरेय उपनिषद किसे याद रखा, ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य से, किसने, ऋग्वेद, किसने, ऐतरेय का संबंध ऋग्वेद से, ठीक है, यह ध्यान देना है आपको। चलिए जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने का, जैन धर्म से संबंधित एक जल मंदिर। तो जल मंदिर मूल रूप से महावीर के बड़े भाई राजा नंदी वर्मन द्वारा बनाया गया था। महावीर के बड़े भाई, जैन धर्म को जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और महावीर के जो बड़े भाई थे राजा नंदी वर्मन के द्वारा जल मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है आपको। तो ऑप्शन नंबर पीटक जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं, ये किसका है, पीटक, जिसका शब्द अर्थ है बांस या लकड़ी से बनी टोकरी या बक्सा। बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक संग्रह, ये तो बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह है जो वैदिक ग्रंथ से संबंधित नहीं है। पीटक का मतलब बांस या लकड़ी से बना टोकरी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे, किस शहर में, तो बोध गया, किस शहर में, बोध गया में। और महापरिनिर्वाण है ना, उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई, ठीक है। 85 का 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको 2-3 बार आप लोग देखो, आपका क्लियर हो जाना। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो दिगंबर संप्रदाय इससे जैन धर्म से, जैन धर्म के 2 संप्रदाय, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर कुछ नहीं पहनते थे, है ना। श्वेतांबर की स्थापना स्थूलभद्र ने और दिगंबर की भद्रबाहु ने किया था, ठीक है, याद रखना है। दिगंबर जैन के 2 प्रमुख संप्रदाय में से एक था, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर हो गया श्वेतांबर वाला, और दिगंबर हो गया श्वेतांबर, दिगंबर एवं श्वेतांबर था सफ़ेद कपड़े जो पहनते थे, दिगंबर जो कुछ नहीं पहनते थे, ठीक है, जो अपना वस्त्र कपड़ा मान लिया था ना, दिगंबर अपना वस्त्र कपड़ा मान लिया था। दिगंबर प्रथा के लोग किसी प्रकार वस्त्र धारण नहीं करते। दिगंबर भद्रबाहु के द्वारा किया गया, श्वेतांबर स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान आपको देना है। तो जैन धर्म इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ से, किस वेद को बुक्स ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना, कर्म कांड। तो कर्म कांड से किसे जाना जाता है, यजुर्वेद, यज्ञ वगैरह हो गया, ये सब कर्म कांड हो गया, उसके बारे में लिखा था। यजुर्वेद जिसे अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में, द बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। याज्ञिक यज्ञ में हुए अनुष्ठान का मंत्रवेद किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद को अथर्ववेद जादू टोना ये सब के बारे में दिया गया। सामवेद संगीत के बारे में, ऋग्वेद पूजा पाठ, ठीक है। यजुर्वेद को 2 भागों में, यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया। यजुर्वेद के पुरोहित को अकयु कहा जाता, अकयु कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ग्रुप डी 2022 से पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो ग्रुप डी के क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऋग्वेद है। कौन है, जाहिर सी बात है बाबू, ऋग्वेद है। 4 वेद में ऋग्वेद सबसे बड़ा और पुराना, लगभग 3500 वर्ष पूर्व रचित या संस्कृत या किसी इंडो यूरोपियन भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक श्लोक शामिल हैं। अन्य सभी वेद इस पर आधारित, बाकी जितने वेद इसी पे आधारित हैं। इसमें बड़ी मात्रा में विभिन्न श्लोक शामिल किए गए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल शामिल है, पूछता है क्वेश्चन 10 मंडल, है ना। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, है ना, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, विश्वामित्र, ठीक है, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। अब बात करते हैं यजुर्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद, है ना। आप लोग बताइए यजुर्वेद किससे, यज्ञ के अनुष्ठान, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, जादू टोना से अथर्ववेद, ठीक। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। राग मतलब सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य, तो सबसे लंबा महाकाव्य सीधा ऑप्शन नंबर 1 महाभारत सबसे लंबा महाकाव्य कविता है। इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में, इसकी कितना हो गया
1 लाख से अधिक संस्करण या 20 लाख से अधिक श्लोक है इसमें, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये सब आपको ध्यान देना है। त्रिपिटक, त्रिपिटक देखो नाम है त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिज्ञान, जैन धर्म, इसको बताने की जरूरत है, सब कर दिए हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म से संबंधित कुशीनगर तो बौद्ध धर्म से ना, कुशीनगर का संबंध बौद्ध धर्म से। बाकी दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ गिरिडीह में जैन मंदिर, श्रवणबेलगांव कर्नाटक, सब जैन मंदिर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 92 का 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना है आपको। चारों वेद में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में, यज्ञ सूत्र यजुर्वेद अभी बताया है, देखो यजुर्वेद ऑप्शन में होना चाहिए। 93 का 3, 93 का 3 है ना, यजुर्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना 9 कार मंत्रों में नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या, तो इसका मतलब होता है क्या, पहला ऑप्शन आ जाएगा, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई हैं। इसका अरिहंतान का मतलब, नमो अरिहंतान का मतलब ये है, सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है, ठीक है, ये हो गया आत्माओं को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी, तो ग्रुप डी में पूछा गया था, खतरनाक क्वेश्चन है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों में से एक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद, क्या होगा, उपनिषद। तो बृहदारण्यक, मुंडका और तैत्तिरीय वैदिक काल के कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ देता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? जब एक तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण के रूप में, है ना, निर्वाण, जैसे बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ, इस तरह करके निर्वाण के रूप में जाना जाता है, निर्वाण के रूप में जाना जाता है। यह अंतिम मुक्ति, मोक्ष को संदर्भित भी करता है। निर्वाण में शरीर और आत्मा को छोड़ने वाली ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो गया आपका द एंड, लगभग 96 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन मान सकते हैं। बाकी इसी तरह अगले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिया जाएगा। तो ये आपके भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास से लगभग जितने क्वेश्चंस आए थे ये ख़त्म हो गए थे। एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, सभी ये ख़त्म हो गए। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। बाकी जो क्लास जिनको रिवाइज़ करना, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास को यहाँ तक रखते हैं। बताना आपको कमेंट बॉक्स में आपको कैसा सेशन लगा, और ज़रूर प्लीज़ शेयर करो यार, और शेयर करोगे तो मैं इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। धन्यवाद।